Okay, Assalamu alaikum. Let's start our today's lecture. This is going to be a bit longer and lengthier, but it is the last topic of our chapter current electricity. Okay, चूँकि टॉपिक बहुत सिंपल है इसलिए आई चूज़ड दिस PDF मेथड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट. सो फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड से कि समझ नहीं आया. ठीक है, चलिए पोटेंशियोमीटर से स्टार्ट करते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं EMF. किसी भी सोर्स का, किसी भी सेल का हम EMF मेजर कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम इट. मतलब इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है EMF का कि सोर्स से, ठीक है, उस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती है. ठीक है, मैं समझाता हूँ. देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर हमें किसी चीज़ का EMF मेजर करना है, किसी सेल का हमें EMF मेजर करना है, ठीक, तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम उस सेल के साथ वोल्टोमीटर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वोल्टोमीटर क्या करेगा? वोल्टोमीटर से हमें पता चलेगा कि उस सेल का EMF कितना है. ठीक है, सपोज ये आपके पास एक सेल है जिसका EMF E है, आपने इसके साथ एक वोल्टोमीटर कनेक्ट किया. ठीक, वोल्टोमीटर क्या दिखाएगा? वोल्टोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा. इफ़ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में सेल कनेक्टेड है, तो वोल्टोमीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा. किस किस का डिफरेंस दिखाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. और आप कहोगे चूँकि सर ए और बी के बीच में सेल कनेक्ट है इसीलिए यही EMF है, ठीक है, इस सेल का. लेकिन मैं आपको बोलूँगा बेटा कि जो EMF आपने मेजर किया है यूजिंग पोटेंशियोमीटर वो EMF सही नहीं है, उसका वैल्यू गलत है. मतलब वोल्टोमीटर आपको सही EMF नहीं दिखाएगा सेल का. अब क्वेश्चन बनता है कि वोल्टोमीटर EMF सही EMF क्यों नहीं दिखाएगा सेल का? क्योंकि देखिए वोल्टोमीटर कैसे काम करता है. वोल्टोमीटर को काम करने के लिए करंट चाहिए, है ना. बेसिकली वोल्टोमीटर के अंदर लगी होती है एक कॉइल, ठीक है. कॉइल के अंदर कॉइल क्या होती है? जब उसमें करंट पास होती है ना तो वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब कॉइल रोटेशन करती है. ठीक है, वोल्टोमीटर के अंदर लगी होती है एक कॉइल. कॉइल में जब करंट पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है, रोटेशंस करती है, और उन्हीं रोटेशंस को मेजर करके हम EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये कि वोल्टोमीटर को काम करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ेगी. वोल्टोमीटर काम नहीं करेगा विदाउट एनी करंट. ठीक है, तो वोल्टोमीटर वो करंट कहाँ से लेके आएगा? हाँ, वोल्टोमीटर वो करंट इसी सेल से ड्रॉ करेगा. जिस सेल का उसको EMF मेजर करना है ना, वोल्टोमीटर उसी सेल से EMF ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा. नतीजा क्या होगा? शाबाश, इस सेल का EMF जो है वो काम हो जाएगा. ठीक है, तो वोल्टोमीटर आपको वही EMF दिखाएगा जो काम हो चुका है. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, अगर आपके पास एक सेल है और इसका EMF मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, जैसे आप इसको वोल्टोमीटर कनेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो वोल्टोमीटर कनेक्ट करने से क्या होगा? वोल्टोमीटर इसी सेल से करंट ड्रॉ करेगा. ठीक है, वोल्टोमीटर इसी सेल से करंट लेगा और इस सेल का EMF जो 10 था अब वो कम हो जाएगा. तो वोल्टोमीटर जो आपको दिखाएगा ना, वोल्टोमीटर आपको 10 से कम की रीडिंग दिखाएगा. मतलब वोल्टोमीटर आपको EMF कहेगा कि इस सेल का EMF कम है, 10 से कम है, हालांकि आपको पता है कि EMF 10 है. कम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसने खुद के इस्तेमाल के लिए वहीं से करंट ड्रॉ की है. ठीक है, सो वोल्टोमीटर विल नॉट शो द एक्चुअल EMF ऑफ सेल बिकॉज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सेल इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम इट, thus डिक्रीजिंग द EMF ऑफ द सेल. तो वोल्टोमीटर को जब हम किसी डिवाइस के साथ, सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वोल्टोमीटर उसी सेल से करंट को ड्रॉ करता है. ठीक है, उसी सेल से करंट को लेता है. नतीजा ये निकलता है कि जो रीडिंग आती है ना हमें, सेल का EMF कम हो जाता है. ठीक है, तो वो रीडिंग गलत होती है. ठीक है, वोल्टोमीटर उसी सेल से करंट को ड्रा करता है जिसके साथ हमने उसको कनेक्ट किया है. ठीक, तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए EMF मेजर करने के लिए जो सेल से करंट ना ले. ठीक है, मतलब उसके पास अपनी सेल होनी चाहिए, उसके पास अपना सोर्स होना चाहिए ताकि वो बाकी किसी सर्किट से, बाकी किसी डिवाइस से करंट ना ले. ठीक है, ऐसी डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर है. मैं समझाता हूँ. देखो, अगर ये सेल है, इसके साथ हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया. ठीक है, वोल्टोमीटर की क्या प्रॉब्लम थी? वोल्टोमीटर इसी सेल से करंट लेता था, इसका EMF कम हो जाता था, है ना. लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है तो पोटेंशियोमीटर के पास खुद की पर्सनल अंदर एक सेल लगी होती है, अपनी वाली सेल, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना काम चलाता है. ठीक है, तो वो इस एक्सटर्नल सेल से, बाहर वाली सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा. ठीक है, तो देयरफॉर इट विल शो द एक्चुअल EMF ऑफ द सेल, है ना. सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वोल्टोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर? वोल्टोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है. लेकिन वोल्टोमीटर क्या करता है? उसी सर्किट से जिसका उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है ना, मेजर करना है, वो उसी सर्किट से करंट लेगा. ठीक है, देयरफॉर करंट जब वो उस सर्किट से ड्रॉ करेगा तो उस सर्किट में EMF या वोल्टेज कम हो जाएगी. पोटेंशियोमीटर के पास खुद की अपनी सेल रहती है,
तो वो बाहर वाले सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है। नतीजा ये निकलता है कि जब वो बाहर वाली सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता है तो वो उस सेल का एक्यूरेटली ईएमएफ मेजर करके देता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सोर्स विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम इट, मतलब वो उस सोर्स से करंट वगैरह को ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, ये देखते हैं कि इस वोल्टो पोटेंशियोमीटर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। देखो, पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे पहले हम एक सेल का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये सेल वो सेल है जो पोटेंशियोमीटर को करंट सप्लाई करेगी। ठीक है, ताकि वो किसी बाहर वाले एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सेल से करंट ना ले। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद ये रिहोस्टैट है। ठीक है, रिहोस्टैट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पे पॉइंट ए पे मेटेलिक स्ट्रिप्स कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में एक बड़ी सी वायर लगा लेते हैं। ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्नन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ से एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वानोमीटर के साथ आपको पता है एक जॉकी छोटा सा। ठीक है, जॉकी क्यों हम कनेक्ट करते हैं? ताकि जब हम इसको इस ए बी के ऊपर घुमाएंगे तो हमें एक जो है नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, है ना। दरअसल क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली इस पोटेंशियोमीटर ब्रिज को बनाते हैं ना, दिस इज़ ए थ्योरेटिकल डायग्राम, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ ए थ्योरी। ये थ्योरेटिकल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, कि मतलब एक सेल होनी चाहिए, एक रिहोस्टैट होना चाहिए और एक वायर होनी चाहिए, नीचे से एक गैल्वानोमीटर और साथ में एक जॉकी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम इसको बनाते हैं ना लैब में, तो हम इस ए बी वायर को, पूरी वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस पूरी वायर ए बी को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये बात अब याद रखोगे, फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस हम क्या करते हैं, इस पूरी ए बी वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस वोल्टोमीटर पोटेंशियोमीटर को बनाते कैसे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई कि किस तरह से बनाते हैं। देखो, हम यहाँ पे इस पूरी ए बी को, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एक ही वायर थी ना, इसको 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज़ 1 मीटर, है ना। यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा दी, यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रिप, यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, एक ही वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मेटेलिक स्ट्रिप्स के ज़रिए कनेक्ट किया। यहाँ से आपका वो रिहोस्टैट जो अभी है, ठीक है, और ये सेल इसकी पर्सनल सेल जो इसको करंट सप्लाई करेगी। ठीक है, यहाँ से गैल्वानोमीटर और साथ में एक जॉकी। ठीक, आपको इन जॉकी को इन वायर्स के ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है स्लाइड करते रहना है टिल देन नल पॉइंट इज ऑब्टेन। ठीक है, अब समझते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जे पॉइंट पर हमें नल पॉइंट मिला। ठीक है, और मान लेते हैं कि ए से जे तक लेंथ है एल हो। सो व्हाट इज एल? एल इज नल पॉइंट लेंथ। यू कैन से सर एल इज नथिंग बट इज नल पॉइंट लेंथ। तो ए जे यहाँ पे एल है। ठीक है, अच्छा, इस ए जे की रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हम मानते हैं ए से जे तक वो वी है। ठीक है ना, मतलब आप समझे कि पॉइंट ए और पॉइंट जे, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी ए माइनस वी जी इज़ वी। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई आर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो होगी बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, एक और फार्मूला आप पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। What is rho? Rho is resistivity. What is L? Null point length. And what is A? A is the area of cross section. ठीक है, तो इस R का वैल्यू आप इस इक्वेशन में, V वाली इक्वेशन में लगाओ। V इज इक्वल टू I अपनी जगह पे और R का वैल्यू रो L बाई, है ना। अब देखो क्या है, V इज इक्वल टू, यहाँ पे I ऐसे लिखा मैंने, रो मैंने ऐसे लिखा, A मैंने ऐसे लिखा और L भी लिखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एज्यूम करूँ कि ये टर्म कॉन्स्टेंट है ना, तो ये टर्म कॉन्स्टेंट कब होगी? देखो कौन सी टर्म कॉन्स्टेंट है? टर्म ये कॉन्स्टेंट है आई रो डिवाइडेड बाय ए, ये टर्म कॉन्स्टेंट है। ये टर्म कब कॉन्स्टेंट होगी? जब एरिया कॉन्स्टेंट होगा वायर का, मतलब हम वायर का एरिया चेंज नहीं करेंगे, रेजिस्टिविटी वायर की कांस्टेंट रखेंगे, और सबसे बढ़िया बात, वायर में करंट को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर करंट वायर में कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, हम इन सब को के से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एल, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर provided current, resistivity and area of the wire is constant। ठीक है, provided current, resistivity and area of the wire is constant। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियोमीटर का, अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कोई वायर है आपके पास और आपको इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप नल पॉइंट लेंगे, देख लीजिए इसका एल, तो पोटेंशियल जो होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज़ नल पॉइंट लेंथ, मगर प्रोवाइडेड आपको करंट, रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी और एरिया, इन तीनों चीज़ों को कांस्टेंट करके चलना होगा, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है? पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट लेंथ को मेजर करता है और कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी नल पॉइंट लेंथ पे, प्रोवाइडेड कि हमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेंगे। और करंट हम यहाँ पे कांस्टेंट कैसे रखते हैं कि हम इस सेल ई को कनेक्ट करते हैं इस वो पोटेंशियोमीटर के अंदर, और यही काम करता है, यही कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो अगर एक पोटेंशियोमीटर किसी जगह पे आप कनेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, सिंपली जॉकी को मूव करवाओगे और देखोगे नल पॉइंट लेंथ कहाँ पे है, ठीक है। देन यू विल से कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नल पॉइंट लेंथ, ठीक है। ओके, मैं इस लेक्चर को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, ठीक है। हम इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन फी अमानिल्लाह। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर देखा था, अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली किस किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। इसकी सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो सेल्स हैं, तो उन दोनों सेल्स का ईएमएफ हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों में से किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किस वाले का ईएमएफ कम है। ये हम कर सकते हैं यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर से हम फिर से बता रहा हूँ दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस वाले का ईएमएफ ज़्यादा है और किस वाली सेल का ईएमएफ कम है, ठीक है। तो चलिए ठीक, देखिए कैसे। पहले तो आप पोटेंशियोमीटर की डायग्राम बनाओ एज़ यूजुअल। यहाँ पे है ये सेल जो पोटेंशियोमीटर की खुद की सेल है ना, यहाँ पे रियोस्टेट है, यहाँ से पॉइंट ए और बी दोनों के बीच में लेंथ कनेक्ट की, ठीक है। अब जिन सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, ध्यान से समझिएगा, जिन सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, ठीक है, उनको यहाँ पे आप कनेक्ट करो ऐसे, E1 यहाँ पे, E2 यहाँ पे, ठीक है। E1 और E2 को इसी पॉइंट ए से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे आप यूज़ करोगे टू वे स्विच। टू वे स्विच को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें किसी सर्किट में दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना होता है तो हम इस टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप इस तरह से होता है ये 1 और 2, ठीक है, सेल E1 का एक पॉइंट ले लेते हैं, E2 का दूसरा पॉइंट और यहाँ पे S, ठीक है। इस S के साथ आप यहाँ से एक्सटर्नल रजिस्टर और एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे। अगर आप इस 1 और इस S को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 और S को मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। 1 यहाँ पे है, S यहाँ पे, 1 यहाँ पे, S यहाँ पे, ठीक है। 1 और S को कनेक्ट करूँगा तो उससे क्या हो जाएगा, सेल E1 सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी, E1 सेल सीधा सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं 2 और S को कनेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से 2 और S को मैं कनेक्ट करूँगा, 2 और S को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल E2 कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक। तो 1 और S को कनेक्ट करेंगे तो सेल E1 कनेक्ट होगी, और 2 और S को कनेक्ट करेंगे तो सेल E2 कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि ये टू वे स्विच है, ठीक है। इट अलाउज अस टू कनेक्ट बोथ द सेल्स टू द सर्किट 1 by 1। इस वाले कनेक्शन को जोड़ोगे तो सेल E1 कनेक्ट होगी, इस वाले कनेक्शन को जोड़ोगे तो सेल E2 कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या कीजिए, पहले आप स्टेप नंबर 1 आप स्विच 1S को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, 1 और S। इससे क्या हो जाएगा, सच दैट सेल ऑफ EMF E1 इज़ कनेक्टेड, तो EMF E1 की सेल कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आपका काम क्या है, नल पॉइंट को ढूंढना। आप इस जॉकी को स्लाइड करते जाइए, ठीक है, जॉकी को स्लाइड करते जाओगे ओवर द वायर AB, ठीक, टिल द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, जब तक आपको नल पॉइंट ऑब्टेन होगा। लेट अस सपोज ये नल पॉइंट L1 पर आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक L1 डिस्टेंस है, तो वहाँ पे नल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और जे, जे है यहाँ पे नल पॉइंट जहाँ पे मिला, ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ये लास्ट लेक्चर का है जो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू K टाइम्स L, है ना, ये पढ़ा था। तो VAJ इज K टाइम्स L1, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, अब आप इस 1 और S को डिसकनेक्ट कीजिए, मतलब सेल E1 को आप बाहर निकाल लीजिए और 2 और S को कनेक्ट कीजिए सच दैट सेल E2 कनेक्ट हो जाएगी सर्किट में। उसके बाद सेम टू सेम रिपीटिशन, जॉकी को स्लाइड करते जाइए जब तक नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सपोज नल पॉइंट J डैश पर ऑब्टेन हुआ यहाँ पे, यानी लेंथ L2 पर नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ। आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट J डैश अगेन दैट इज K टाइम्स L2, है ना, सीधी सी तो बात है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ओके।
अब आप क्या करो, अब आप इन इक्वेशंस को डिवाइड करो, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 वी ए जे डिवाइड बाई इक्वेशन 2 वी ए जे डैश, दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो हमें क्या ऑब्टेन होगा कि उसका वैल्यू के एल वन डिवाइड बाई के एल टू, के और के कैंसल, वहाँ पे बचेगा एल वन बाई एल टू, ठीक है, ओके। तो हमें ऑब्टेन हुआ एल वन बाई एल टू। नाउ अब आप इस बात को समझिए कि सेल E1 जो है ना, फिर से समझते हैं, ये जो सेल E1 है, मुझे बताओ क्या ये सेल E1 सर्किट में किसी तरह का कोई करंट सप्लाई करती है? ये सेल E1, आप बोलोगे सर नहीं, सर्किट में E1 तो सप्लाई नहीं करती है करंट। मैं बोलूँगा बेटा क्यों नहीं? क्योंकि आप बोलोगे सर सर्किट के पास अपनी सेल है ना E, तो इस E1 को करंट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये E2 सेल सप्लाई करती है सर्किट में करंट? नहीं सर, वो भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि सर्किट के पास अपनी सेल E है, तो इस E2 को भी करंट सप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी सेल सर्किट को करंट सप्लाई नहीं करती है। अच्छा, एक रिलेशन है जो आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू, याद होगा आपको, E माइनस आई आर, ठीक है ना। अगर आप I का वैल्यू आप 0 दोगे, ठीक है, करंट मत फ्लो होती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, V इज इक्वल टू E। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और EMF उस टाइम पे बराबर होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल और EMF बराबर होता है व्हेन देयर इज़ नो करंट इन द सेल। ध्यान से समझिएगा, सेल में जब कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो EMF और पोटेंशियल बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर इस E1 में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस A और J के बीच में आया, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस A और J के बीच में आया, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, EMF E1 के बराबर। जो पोटेंशियल डिफरेंस A और J डैश के बीच में आया, वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर, ठीक है। गॉट इट? ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इस तरह से कहा कि E1 तो कोई करंट सप्लाई नहीं करती है सर्किट में, देयरफॉर A और G के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला, दैट विल बी सिंपली E1। E2 भी सप्लाई नहीं करती है करंट, V A और J डैश के बीच में जो निकला दैट इज़ E2, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट V A J डैश E1 बाई E2। अच्छा, ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, तो क्या मिलेगा आपको, शाबाश, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल E1 बाई E2 दैट इज़ L1 बाई L2, ठीक है। मतलब दो सेल्स का EMF, उनका रेशो दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ नल पॉइंट लेंथस, ठीक है। रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशो ऑफ नल पॉइंट लेंथस। सो कैसे हम दो सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं? जब हम उनका नल पॉइंट कंपेयर करेंगे, नल पॉइंट को कंपेयर करो, आपको EMF पता चल जाएगा, ठीक है। आसान सी बात है, ठीक। तो प्रोसीजर क्या रहेगा अब शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, पहले सेल E1 को कनेक्ट करो और उसका नल पॉइंट देखो कहाँ पे है, फिर सेल E2 को कनेक्ट करो, उसका नल पॉइंट देखो कहाँ पे है, दोनों के नल पॉइंट को डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा EMF का रेशो, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। होप यू गॉट दैट वन, ओके। अब चलिए ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके आप सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो करना क्या है, पहले तो आप पोटेंशियोमीटर ऐसे ही बनाओ, यानी यहाँ पे आपने पोटेंशियोमीटर के लिए जो अपनी सेल होती है ओन सेल वो लगाई, रियोस्टेट लगाया, यहाँ से के की वन भी लगाई, ठीक है, और यहाँ से ए और बी लगाया, ठीक है। अच्छा देखो, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और साथ में यहाँ से एक छोटा सा रियोस्टेट भी कनेक्ट करके रखना है आर, ठीक है। इस रियोस्टेट को आप एक की के ज़रिए K2 के ज़रिए कनेक्ट करोगे, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से समझ लो। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको क्या करना है, आपको पहले तो पोटेंशियोमीटर का यूजुअल डायग्राम जो वैसे ही है, ठीक है। फिर जिस सेल का EMF आपको मेजर करना है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, और साथ में एक रियोस्टेट कनेक्ट करना है आर विद द हेल्प ऑफ K2, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 1, यहाँ तक समझ आया। स्टेप नंबर 1, क्लोज द K1। पहले आप इस K1 को क्लोज कर दो, ठीक है। तो K1 जब बंद हो जाएगा, K1 को जब आप सर्किट में कनेक्ट करोगे, क्लोज करोगे, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, लेकिन करंट कौन सप्लाई करेगा, ये सेल E1 जो कि पोटेंशियोमीटर की अपनी सेल है। लेकिन इस टाइम पे K2 को ओपन रखो। K2 को ओपन रखने से क्या होगा, ये जो रजिस्टर R है ना, ये कनेक्ट नहीं होगा सर्किट में, क्योंकि K2 जब आप क्लोज करोगे तब ये कनेक्ट होगा, अब ये कनेक्ट नहीं होगा। K1 को ओपन रख, K1 को क्लोज करो, K2 को ओपन रखो, मतलब ये R इज़ नॉट कनेक्टेड, आप R को कनेक्ट मत करो। देन फाइंड आउट द नल पॉइंट, घुमाते जाओ इस जॉकी को, नल पॉइंट सपोज यहाँ पे आए J पे, मतलब एट द लेंथ L1, नल पॉइंट आए J पे, ठीक है। चूँकि वही प्रोसीजर थ्योरी फिर से है कि ये सेल E तो करंट सप्लाई नहीं करती है, सो इसका EMF और पोटेंशियल बराबर होगा, है ना। सो वट एवर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, that is equivalent to EMF of this cell and that is directly proportional to L1,
है ना। तो यू कैन से ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है, या ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के टाइम्स L1। ये निकला इक्वेशन नंबर 1, समझ आया? ओके। उसके बाद क्या है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में सिंपल है, इस रिहोस्टेट को कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब के की 2 को क्लोज कर दो। जब आप के 2 को क्लोज करोगे तो रिहोस्टेट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब रिहोस्टेट कनेक्ट हो जाएगा सर्किट में नल पॉइंट सेम नहीं रहेगा, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। सपोज नल पॉइंट आया अब यहाँ पे जे डैश पे, फिर से थ्योरी आर कनेक्ट हो गया, फिर से वही वी ए जे डैश, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, है ना। अब सोचो, अब आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं कहा कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2? क्योंकि बेटा ये जो आर है ना अब सर्किट में कनेक्ट हो गया है। माना कि ये सेल उस वाले सर्किट को करंट सप्लाई नहीं करेगी, लेकिन ये सेल इस रिहोस्टेट को तो करंट सप्लाई करेगी ना, तो इसका हम EMF नहीं कहेंगे, अब हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ये वी ए जे डैश के बदले V लिखा है मैंने, है ना। फिर ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा K L1 बाई L2, ठीक है। E बाई वी के और K, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी है K डिवाइडेड बाई K L1 डिवाइड बाई K L2, इसको लिखना। तो ये आ जाएगा K और K कैंसिल, L1 बाई L2, ठीक है। उसके बाद आपने फार्मूला पढ़ी है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो E बाई वी के बदले आप क्या लिखोगे, L1 बाई L2 यहाँ से ना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया क्लियर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इट विल बी आर इज इक्वल टू E टाइम्स L1 बाई L2। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे करोगे कैलकुलेट, बस सिंपल है, पहले आप रिहोस्टेट को कनेक्ट मत करो और नल पॉइंट देखो L1, फिर कनेक्ट करो और नल पॉइंट देखो L2, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे फिर आर तो आपको पता होगा, वो तो रिहोस्टेट आपने खुद से लगाया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं तीसरी एप्लीकेशन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट, अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको मैंने दिया कोई रेजिस्टर और कहा कि भाई इसकी रेजिस्टेंस मेजर करके लाओ, तो बोलोगे सर अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है मैं ये काम करूँगा यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ कि मैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए वो तो आसान है, अननोन रेजिस्टेंस को आप व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करेंगे। हम पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, पहले तो आप यूजुअल डायग्राम बनाइए पोटेंशियोमीटर की, अपनी सेल E1 जो इसको करंट सप्लाई करेगी, E रिहोस्टेट, यहाँ से AB वायर है ना। अब देखो जिस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्शन उठा के यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, एक नून रेजिस्टर, एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आपको पता है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। बीच में गैल्वानोमीटर का कनेक्शन उठाओ और जॉकी लो, ठीक। उसके बाद आप इस K1 को क्लोज कर दो, क्लोज का मतलब करंट फ्लो हो जाएगा इस पूरे सर्किट में। देन फाइंड आउट द नल पॉइंट, सपोज नल पॉइंट J पर आया, ठीक है। आप देखो जब हमने ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, आप बोलोगे सर कैसे, ये अननोन रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है इसकी रेजिस्टेंस को हम S लिखेंगे, है ना। नून रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता है उसको हम R लिखेंगे, आगे दो। अच्छा जॉकी जब यहाँ पे पड़ा तो दो A भी हो गया डिवाइड दो पार्ट्स में, ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है इसकी रेजिस्टेंस को हम P कहेंगे, और ये वाला पार्ट जो जहाँ से यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस को हम Q कहेंगे, ठीक है भाई। अब बताओ सिंपल में आया कि नहीं, क्या आया, P Q R और S, 4 रेजिस्टर, ठीक है। नल पॉइंट भी J पर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P बाई Q इज R बाई S, यहाँ से आप S निकालो, Q बाई P इंटू R, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो P की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होगी, L1 पे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, है ना, ठीक। तो P बाई Q जब आप निकालोगे डिवाइड कर लो यार, तो क्या आएगा L1 बाई L2, है ना, ठीक। तो बस Q बाई P किसके बराबर आएगा, L2 बाई L1, ठीक है। उल्टा करो, यानी Q बाई P इज इक्वल टू, उल्टा कर लो, L2 बाई L1, तो बस Q बाई P के बदले K टाइम्स L1 बाई L2 लिख दो, ठीक है। तो आ जाएगा K और K कैंसिल, अगर आप K लिखना भी नहीं चाहोगे ना, Q बाई P के बदले सीधा L2 बाई L1, तो S का वैल्यू आपको निकलेगा, ठीक है। दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। क्या करना है, सिंपल में नल पॉइंट लेंगे, निकालना है L1, ठीक है। यानी P की रेजिस्टेंस L1, ये लेंगे तो L1, Q की लेंगे तो L2, साथ में मल्टीप्लाई R, ठीक है। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ
पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक जो इसमें बचता है दैट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि आई डोंट नीड टू टीच इट, ठीक है, क्योंकि लोअर क्लासेस से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इट इज़ एप्लीकेशंस। ओके, इट्स अ होमवर्क फॉर यू. Maybe I might have sent some sort of lecture on it, but anyways whatever, you will do it. ठीक है, और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं पोटेंशियोमीटर पर. ओके, आई विल सेंड यू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 5-10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगा. सो वी आर डन विद दिस होल यूनिट. कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आई विल टेक श्योरली सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम in coming days. Okay, I have already informed you about that. Till then, fi aman Allah.